दोस्तों 12th सीबीएसई बोर्ड कैलकुलस पार्ट 2 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आज हम शुरू स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व आसानी से कर लोगे। तो इंटीग्रेशन इसके लिए आपको आना चाहिए, बिना इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन और प्लस ग्राफ, कैसे कौन कौन सा ग्राफ जो बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी में से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर क्वेश्चन अगर उठेगा तो सबसे पहले आपको ग्राफ उसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक चीज़ बताते हैं, ग्राफ कौन कौन सा ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी जो जितने भी 12th सीबीएसई के बोर्ड वाले हैं सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से बारीकी से समझेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसमें शुरुआत कर रहे हैं। आपका पहला पार्ट है केस फर्स्ट। अगर मान लो लाइन x इक्वल टू प्लस ए है, अगर x बराबर हमने मान लिया, पहले a से नहीं, x इक्वल टू 0 है। अगर x बराबर 0 अगर है तो वो लाइन होती है y एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो ये क्या है, x बराबर 0 y एक्सिस का होता है। ये x इक्वल टू 0 y एक्सिस का होता है। अगर मान लो y बराबर 0 है, x बराबर 0 y एक्सिस का होगा। अगर y बराबर 0 है तो वो लाइन क्या होगी आपकी, x एक्सिस की होगी। तो ये y बराबर 0 लाइन है तो वो x एक्सिस का इक्वेशन होगा। थर्ड, अगर मान लो कि x बराबर अगर a है, अगर x बराबर अगर a है, x इक्वल टू ये y इक्वल टू 0। थर्ड है, अगर मान लो x बराबर a है और x बराबर a है तो वो क्या होगी, एक लाइन होगी जो y एक्सिस क्या होगा, जस्ट पैरेलल होगा। ये x बराबर a प्लस रहेगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा, y एक्सिस के राइट साइड में होगा। नेक्स्ट है, अगर x बराबर माइनस a है, अगर x बराबर माइनस a है तो वो लाइन क्या होगी, y के पैरेलल तो होगा लेकिन क्या होगा, लेफ्ट में होगा। तो ये लाइन आपकी x बराबर माइनस a लाइन होगी। तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगर मान लो लाइन दिया है y बराबर प्लस a है, अगर y बराबर प्लस a है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बनेगा ये लाइन। तो ये लाइन है y बराबर प्लस a के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है y इक्वल टू माइनस a। अगर y इक्वल टू माइनस a है तो वो लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल तो होगी लेकिन कहाँ होगा, नीचे बनेगा। तो ये जो लाइन होगी y बराबर माइनस a नीचे की तरफ। अब इसके बाद देखते हैं, अगर मान लो लाइन मेरी क्या है, y बराबर mx लाइन है। अगर मान लो कि f m की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, मतलब y बराबर x, y बराबर 2x, तो वो लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास करेगा। तो जब ओरिजिन से पास करेगा तो वो फर्स्ट और थर्ड में से पास करेगा। तो ये लाइन है y बराबर प्लस mx। अगर मान लो कि अगर m की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है, अगर m मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, देखते हैं इसमें। अगर मान लो कि m मेरा, अगला केस है if हमने मान लिया कि अगर मान लो m लेस देन 0 है, अगर m की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो वो जो लाइन होगी पास करेगा तो ओरिजिन से तो पास करेगा लेकिन वो सेकंड और फोर्थ से पास करेगा वो लाइन। तो ये लाइन है y बराबर mx लाइन है। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, y बराबर mx। अब अगला जो केस है, अगला केस हम लोग देखते हैं, ये x है। अगला केस 8 नंबर। अगर देखो y x प्लस y बराबर a लाइन है, a क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू a है तो ये लाइन क्या होगा, x और y दोनों को कट करेगा। और ये पॉइंट मान लो कोऑर्डिनेट कितना है, a0, और y काट रहा है तो 0 a। ये पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट b है। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला केस है पैराबोलिक। पैराबोलिक के लिए क्या होता है,
अब देखिए ये जो लाइन है कुछ इस तरह से जाएगा और इसको यहाँ से काटेगा, एक कोऑर्डिनेट A0 एक कोऑर्डिनेट 0A। ठीक, इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब तो ये लाइन है, ठीक, और ये वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट जो A है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा A0 और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होगा 0A। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है, अगला केस है पैराबोलिक। अगर पैराबोलिक होगा तो पैराबोलिक के लिए क्या होगा, 4 केस होता है। पैराबोलिक के लिए कौन कौन सा केस होता है वो हम देख के बता रहे हैं। पहला जो केस है, सपोज करिए इसका फर्स्ट केस है, अगर y² बराबर 4x टाइप का है, y² बराबर अगर 4x है तो वो पैराबोलिक किधर होगा, इस साइड बनेगा, क्योंकि एक लीनियर दूसरा क्या होता है क्वाड्रेटिक, x की पावर 1 या y की पावर 2। तो अगर प्लस x है तो प्लस x का सिमेट्रिक बनेगा। पैराबोला पे 2 पॉइंट है, उसको मिलाएंगे तो कॉर्ड होगा। फोकस से अगर पास करेगा तो फोकल कॉर्ड होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो लेटेस्ट सेक्टम के बराबर होगा, इसको बोलते हैं हम LR। तो ये डिस्टेंस अगर मान लो कि A है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा A, 0 हो जाएगा। केस सेकेंड, अगर y² बराबर -4x है, अगर y बराबर -4x है तो वो पैराबोला किधर बनेगा, माइनस एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा। ये आपका इस तरह से बनेगा। ठीक, ये फोकस है S, इन दोनों को मिलाएंगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये -A0। अगला है थर्ड पार्ट इसी का, अगर x² बराबर +4ay है, x² बराबर +4ay तो वो कैसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ग्राफ कुछ बनेगा +y के सिमेट्रिक बनेगा। और ये पॉइंट ये आपका फोकस है, y कितना होगा 0, A हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट है इसका फोर्थ वाला पार्ट, अगर x² बराबर -4ay है तो ये -y के सिमेट्रिक बनेगा। -y के सिमेट्रिक मतलब इस तरह से। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना होगा 0, -a। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए इतना तो आपको क्लियर हो गया, हमने पैराबोलिक का बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इलिप्स है। अच्छा, इलिप्स है, इलिप्स भी 2 टाइप के होते हैं इलिप्टिकल फॉर्म में। अगर मान लीजिए पहला जो केस है, अगर a की वैल्यू b से बड़ा है तो समझ लेना x एक्सिस का एरिया ज़्यादा कवर करेगा। तो ये जो रहेगा कवर आपका कुछ इस तरह से बनेगा शेप में। 4 फोकस होते हैं, इसका चारों का एरिया निकालना तो 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसके फोकस होते हैं S और H'। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो A0 होता है और इसका कितना होगा -A0। 4 वर्टेक्स होते हैं A, A', B और B'। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो A0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा -A0 होगा, इसका होगा 0B हो जाएगा और इसका कितना होगा 0 -B होगा। ये इलिप्टिकल फॉर्म में है। अगर A B से बड़ा होगा तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर मान लो B A से बड़ा हुआ तब वो क्या होगा, ऊपर वाला एरिया ज़्यादा कवर करेगा, मतलब y वाला जो एरिया है वो ज़्यादा कवर करेगा। ठीक, तो ये इसकी भी वही फोकस, ये S ये H' है, इसका कोऑर्डिनेट 0BE होगा और नीचे में कितना होगा, ये वाला 0 -B होगा। पॉइंट A, ये पॉइंट A', ये कितना होगा B और ये कितना हो जाएगा B'। तो ये कोऑर्डिनेट A0 सेम, लेफ्ट में है तो -A0 हो जाएगा, ये कितना होगा 0B होगा और ये कितना होगा 0 -B होगा। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के भी अगर मान लीजिए एक ऐसा सर्कल है, एक सर्कल है जो इस तरह से शेप में बना हुआ है। अब जैसे ही बना हुआ है तो इसका एक सेंटर अपना होगा C, जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया HK, और इसका कुछ रेडियस अपना होगा, वो रेडियस हमने मान लिया क्या है वो ये। इसका एक अपना सेंटर होगा C जो कोऑर्डिनेट HK है और इसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया A। तो इसका इक्वेशन जो होता है x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो इसका सेंटर वो है
एच के है और इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये पहला केस था। अगर मान लो कि सर्कल क्या हो, इसका सेंटर क्या हो जाए, अगर हम बात करें सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन हो जाए ये फॉर्म, तब अब यहाँ पे देखो अगर मान लो सेंटर का इसका सेंटर ओरिजिन अगर हो जाए और रेडियस इसका ए है तो वो क्या होगा, सी जो एच के है ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा 0 0 और रेडियस ए हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस ए हो। इतना चीज़ तो क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना है। अब नेक्स्ट है जो ज़रूरत के काम की चीज़ है तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, ये भी आपको पता होगा क्योंकि इसका भी यूज़ पड़ेगा इसमें। साइन एक्स का अगर हम ग्राफ अगर हम बात करें तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस शेप में बनेगा, इस तरह से। ये फॉर्म ये आपको इन्वेस्टिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ये पॉइंट है आपका ओरिजिन, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है ये π/2, ये वैल्यू कितना देगा 1 देगा। ये है पाई, इस पे देखेंगे कितना होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट होगा 3π/2 और ये कितना होगा 2π। और क्या होगा इधर नेगेटिव एक्सिस पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। उसी तरीके से अगर हम बात करें y बराबर कॉस एक्स का, तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ है सेम वैसे ही कॉस का भी होता है। तो ये 0 पे 0 देता है लेकिन ये 0 पे 1 देता है कॉस। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 0 पे 1 देगा, π/2 पे 0 देगा, इसके बाद ये पाई पे -1 देगा और 2π पे अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 देगा। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये 3π/2 है। ये कॉस का ग्राफ है। साइन कॉस का ग्राफ आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये था थोड़ा सा बेसिक चीज़। और एक और ग्राफ है, इसको भी आप समझ लीजिए, मॉडुलस फंक्शन y बराबर mod x। इसका जो होता है ब्रेक होता है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो +x होगा, x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो -x होगा और x बराबर 0 लेंगे तो 0 देगा। इसका अगर हम ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका नेचर कैसे होता है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे लाइन है और ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से बन रही है। तो ये जो लाइन है ये mod x का ग्राफ है। ये y बराबर x का जब x पॉजिटिव होगा, ये ओरिजिन है, और ये y बराबर -x जब x नेगेटिव होगा। तो इतना ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ था। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जानना जरूरी है। किसी भी पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। देखिए नोट में एक चीज़ आप ध्यान रखना, केस फर्स्ट फॉर वर्टिकल स्ट्रिप। अगर हम बात करें वर्टिकल स्ट्रिप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहेगा। अगर मान लो इस पोर्शन का हम एरिया निकालना है, पॉइंट ए और बी पे कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ए 0 और ये कितना है 0b। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे और जब वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो ये सपोर्ट करेगा कर्व पे, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, हमने मान लिया एक्स वाई। इसकी लेंथ कुछ होगी, विड्थ होगी, तो विड्थ स्मॉल पोर्शन है तो इसको हमने लिया dx और वर्टिकल क्या है होता है y। तो ये जो स्ट्रिप है वो पॉइंट ए से शुरू होगा और कहाँ पे चलता रहेगा, ये पॉइंट बी तक। ये पॉइंट यहाँ से शुरू करेंगे और बी पे ख़त्म करेंगे। स्ट्रिप का एरिया है, ये स्ट्रिप कैसा है रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और ये स्ट्रिप पॉइंट ए से शुरू होगा, मतलब लोअर लिमिट ए है और कहाँ पे ख़त्म होगा बी पे। तो इसका जो एरिया होगा वो इंटीग्रेशन ए से बी और वाई dx होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्टिकल स्ट्रिप जो यूज़ करेंगे तब। और वर्टिकल कब यूज़ करेंगे, जब हमें अपने हिसाब से ग्राफ देखेंगे ग्राफ कैसा बन रहा है, तो वो ग्राफ सपोर्ट करना चाहिए। स्ट्रिप क्या होना चाहिए, ऐसा स्ट्रिप लो जो कर्व पर सपोर्ट करे। अब क्या करना है, दूसरा फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के बारे में अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसा होगा, अगर मान लो ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये ग्राफ है आपका और ये पॉइंट ए और बी पे कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये 0,
बी। तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे ये वाला, तो क्या होगा, ये इस तरह से लेना पड़ेगा, एक कर्व पर सपोर्ट करा ये एक्स वाई, और इसकी क्या विड्थ होगी, हमने मान लिया डी वाई। डी वाई क्यों लिया, क्योंकि वर्टिकल पर है। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो स्ट्रिप का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स, और ब्रेथ कितनी है, डी वाई, तो एक्स डी वाई। अब स्ट्रिप कहाँ से शुरू होगा, पॉइंट ए से, मतलब ए से शुरू होगा, और कहाँ पे ख़त्म होगा, बी पे ख़त्म होगा। इतना चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद थर्ड पोर्शन है कि एरिया बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का अगर हमें एरिया निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं। दो कर्व के बीच में इसमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। जैसे मान लो कि दो कर्व दिया गया है, एक कर्व इस तरह से और दूसरा कर्व से, दोनों कहीं ना कहीं पॉइंट ए और बी में कट करेगा। एक का कॉर्डिनेट हमने मान लिया क्या, ये A1, B1, और दूसरा कॉर्डिनेट हमने मान लिया A2, B2। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। अब वो स्ट्रिप जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल है तो क्या होगा, वाई डी एक्स। लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से, मतलब A1 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है, बी, मतलब इसका A2। इसका A1 A2 ही क्यों लिया, जब वर्टिकल होता है तो x की लिमिट लेते हैं। और दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, इसलिए क्या लेंगे, यहाँ से A1 से A2 तो ले लिया, ऊपर से, ऊपर वाले कर्व से y निकालेंगे, तो हमने मान लिया y2, नीचे वाले का क्या होगा, y1। तो क्या करेंगे, y2 में से y1 को घटा देंगे, तो हमें एरिया, y2 में से जो वैल्यू निकलेगा वो x की वैल्यू निकलेगी, नीचे वाले y निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वो x के टर्म में, तो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब इस कर्व के बीच का हमें एरिया मिल जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है कि अगर मान लो कि इसमें पहला पार्ट था ये A वाला, और ये दूसरी, ये हम बात कर रहे हैं दूसरा पार्ट। अब क्या है, कर्व थोड़ा सा चेंज है। अगर मान लो कर्व दिया गया है कुछ इस तरह से, और ये है, ये पॉइंट A जहाँ पे कट कर रहा है, और ये B है। इसका कॉर्डिनेट हमें मान लिया A1 B1, और इसका कॉर्डिनेट हमें मान लिया A2 और B2। क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेंगे तो क्या होगा, x dy लेंगे, और लिमिट क्या होगा, B1 से B2, क्योंकि जब x dy लेते हैं तो y की लिमिट लेते हैं, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो जो राइट साइड में जो कर्व है वहाँ से x2 निकालेंगे y के टर्म्स में, और जो यहाँ पे LHS वाला पार्ट है वहाँ से x के टर्म निकालेंगे, मतलब x1 निकालेंगे y के टर्म्स में। अब जो इसका जो एरिया होगा वो B1 से B2, और राइट में से क्या करेंगे, लेफ्ट को माइनस कर देंगे, और dy। तो x2 की जो वैल्यू होगी y के टर्म्स में होगा, और x1 की जो वैल्यू होगी वो y के टर्म्स में, दोनों घटा करके या इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो एक चीज़ हमने इसमें ये सीखा कि कब, जब y dx कब होता है, जब स्ट्रिप हम वर्टिकल लेते हैं, ये चीज़ें। अब इतना चीज़ आप ध्यान रखना कि हमने यही चीज़ सीखा, वाई डी एक्स कब होता है, जब वर्टिकल लिमिट लेते हैं, और यहाँ पे लिमिट जो होता है लोअर लिमिट, और अपर वो x की वैल्यू होती है। दूसरा चीज़ कि x dy कब होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जब हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो x dy होता है, और लिमिट क्या होता है, y1 से y2 लेते हैं। तो ये इसका एरिया निकालने का, ये इसका बेसिक कंसेप्ट था जो हमने आपको समझा दिया है। इसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी। जितने बोर्ड में ग्राफ आते हैं मैक्सिमम चीज़ हमने आपको बता दिया, इसका तरीका बता दिया कैसे करना है। इंटीग्रेशन आपको आता होगा तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है और हर साल पूछता है टॉपिक, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग है, आप अच्छे से गेन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।